नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ राजन पे। मैं राजन कुमार। आज हम लोग रूसी क्रांति जो विश्व इतिहास के मेरा ये तीसरा वीडियो है में हम लोग रूसी क्रांति को देखेंगे। जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग लुसेंट का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें पहले हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास देखे। अब रूसी क्रांति विश्व इतिहास देख रहे हैं। विश्व इतिहास से क्वेश्चन आपको 9 के बराबर पूछे जाते हैं। एक आध क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए, लेकिन हाँ, जब आप ये क्वेश्चन करके आ जाइएगा विश्व इतिहास का तो आपकी मेरिट बनने की संभावना होगी। ये रिजल्ट लाने के लिए नहीं है, ये मेरिट बनाने के लिए है। रिजल्ट तो आप जनरल चीज़ पढ़ के ला सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेरिट बनाना होगा तो स्पेसिफिक कुछ सेक्शन होते हैं, उसको कंप्लीट करना होगा, तब जाके मेरिट बनेगी। जैसे आप लोग को पता है कि कटअप कितना अधिक हो गया आजकल। ठीक, तो हम लोग रूसी क्रांति को देख रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं रेलवे, एसएससी, पीसीएस या अन्य एग्जाम में विश्व इतिहास से, उसको हम लोग कराएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। ठीक है, ये जो रॉबर्ट ओवेन जी जो है ना, वो आपको यूटोपियाई समाजवादी थे, मतलब कल्पनावादी समाजवादी थे। केवल कल्पना करते थे कि समाज में समानता लाना चाहिए, समाज में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन लाएंगे कैसे, इस शब्द का प्रयोग ही नहीं करते थे। ठीक है, इसीलिए इनको कल्पनावादी समाजवादी कहते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। और इन लोगों को हम लोग कल्पनावादी समाजवादी कहते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स जो हैं, जर्मनी के निवासी हैं, इनको हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद कह के पुकारते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि समाजवाद आएगा कैसे, साम्यवाद आएगा कैसे। ठीक है, साम्यवाद जो है समाजवाद का अगला रूप है। ठीक है, समझे? तो साम्यवाद आएगा कैसे। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को ही मानते हैं। जैसे बता दिए, कल्पनावादी हैं, आदर्शवादी केवल आदर्श की बात करेंगे। धरती पर लाएंगे कैसे, तो लाने का श्रेय दिया गया कार्ल मार्क्स को। उन्होंने बताया कि कैसे आएगा, इसीलिए उनको वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी के रहने वाले हैं। मोस्ट बीबीआई है। कार्ल मार्क्स जो है कहाँ के रहने वाले हैं लोग, हम लोग अक्सर जानते हैं क्या समाजवादी क्रांति तो रूस में हुई है ना, तो रूस से होंगे, तो ऐसा नहीं है। कहाँ की हैं वो, तो आपको कार्ल मार्क्स जो है वो आपको कहाँ के रहने वाले हैं, तो कार्ल मार्क्स जो है वो आपको जर्मनी के रहने वाले हैं। बाद में विभिन्न देशों की यात्रा की, फ्रांस भी गए, लंदन भी गए। ठीक है, वहाँ पे अपने फ्रेंडल एंगल्स को दोस्त भी बनाया। ठीक है, उनका आजीवन दोस्त भी रहे फ्रेडरिक एंगल। ठीक, चलिए। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक की रचना की। ठीक, मोस्ट में भी है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को आपको क्या कहते हैं, समाजवादियों को बाइबिल कहा जाता है, इतना महत्वपूर्ण किताब है। ठीक, तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक किताब लिखा और कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो नामक किताब लिखा। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। फेबियन सोशलिज्म का जनक जॉर्ज बर्नार्ड शाह है। अब देखिए, फेबियन समाजवाद किसको कहेंगे। फेबियन समाजवाद जो है ना, समाजवाद कैसे लाया जाए, तो समाजवाद लोकतंत्र के रास्ते से होकर लाया जाए। ठीक है, जिसका समर्थक आपको जवाहरलाल नेहरू को भी माना जाता था। ठीक है, तो फेबियन समाजवादी जो है वो कहते थे कि समाजवाद कैसे आएगा, तो लोकतंत्र के रास्ते आएगा। ठीक, तो इसीलिए फेबियन समाजवाद के जनक जॉर्ज बर्नार्ड शाह हुए। तो आप लोग यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले याद रखना होगा आपको कल्पनावादी समाजवादी रॉबर्ट ओवेन हुए, उसी तरह से आपको सेंट साइमन हुए, ये सब लोग कल्पनावादी समाजवादी हैं। ठीक, वैज्ञानिक समाजवाद आपको हुए कार्ल मार्क्स, जर्मनी के निवासी हैं, मोस्ट भी हैं। ठीक, उसके बाद इनकी किताब जो है दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। उसी तरह से हम देखेंगे फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने किया था। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शाह, मोस्ट भी लाइन है। फेबियन समाजवाद हाई क्या बता दी आप लोगों को। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में हुई थी। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में हुई थी। इसकी भी कोई आवश्यकता है नहीं। फेबियन समाजवाद जो है ब्रिटेन में खूब चला, याद रखिएगा। चलिए, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, दुनिया का मजदूर एक हो, तुम्हारे लिए पाने के लिए सारा संसार है, खोने के लिए कुछ नहीं है। मजदूर है, मजदूर ही रहोगे। ठीक है, चलिए।
रूस के शासक को जार कहा जाता था। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रूस के शासक को क्या कहा जाता है, सर जार कहा जाता था। जार की जारशाही व्यवस्था जो थी मार्च के 1917 की क्रांति के बाद समाप्त हुई थी। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है, कोई जरूरत नहीं है आपको। रूस का अंतिम शासक जार निकोलस द्वितीय था। कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो रूस का अंतिम शासक कौन हुआ, जार निकोलस द्वितीय हुआ। ठीक है, 1917 ईस्वी को हुई रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की प्रजा। मोस्ट में भी यही है कि प्रथम युद्ध में आपको रूस की क्रांति हुई थी, उसमें उसका तत्कालिक कारण क्या था, तो रूस की पराजय प्रथम विश्व युद्ध में, ऐसे माना जाता है। ठीक, उसी तरह से बल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो किन्होंने किया था, लेनिन ने किया था। ये नवंबर में हुई थी। ठीक है, जिसको अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह से मार्च में जो हुई थी उसको मोन्सोविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसको फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो पूरा विश्व यूज करता है, भारत भी यूज करता है, से पीछे चलता है रूसी कैलेंडर। ठीक, ये बात याद रखिएगा। चलिए, लेनिन ने चेका का गठन किया था, कोई आवश्यकता नहीं है आपको। लाल सेना का संगठन टास्टिको के द्वारा किया गया है। मोस्ट में भी है। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई थी, कोई आवश्यकता नहीं है इस लाइन का। एक राजा एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था, कोई आवश्यकता नहीं है इस लाइन का आपको। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की है, अभी भी है। ठीक है, स्लाव जाति जो है इन्हीं का प्रभुत्व था। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टोल्स्टॉय है, कोई आवश्यकता नहीं है इसका। ठीक, शून्यवाद का जनक तुर्गनेव है, कोई आवश्यकता नहीं है। रूसी साम्राज्यवाद का जनक प्लेखानोव है, कोई आवश्यकता नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में रूस में हुई थी, इससे लेनिन जुड़ा हुआ था, ये आपको याद रखना होगा। ठीक, यह दल जो हुआ बाद में दो गुट में बन गया, एक हुआ बोल्शेविक, एक हुआ मोन्शेविक। ठीक है, बोल्शेविक आपको लेनिन के नेतृत्व में हुआ, मोन्शेविक आगे चल के आपको इसका भी पता होगा। मोन्शेविक में अल्पमत वाले लोग थे, अब बहुमत वाले लोग बोल्शेविक में थे, मतलब बोल्शेविक की संख्या अधिक थी, मोन्शेविक की संख्या कम थी। बोल्शेविक का अर्थ है बहुसंख्यक और मोन्शेविक का अर्थ है अल्पसंख्यक। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था, बताया है पहले जैसे आप लोग को। 1917 में लेनिन ने रूस के में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि अप्रैल थीसिस के नाम से किसे जाना जाता है, तो लेनिन के द्वारा 1917 में प्रस्तुत की गई क्रांतिकारी योजना है। 1911 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की, इम्पोर्टेंट है। नई आर्थिक नीति रूस में कौन लागू किया था, तो लेनिन के द्वारा लागू किए थे। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को जानता है, क्योंकि स्टालिन ने रूस में पंचवर्षीय योजनाएं चलाएं, अनेकों प्रकार का विकास किए, उसको विकास की गंगा बहा दिए थे रूस में, ऐसा कहा जाता है। लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई थी, आपको याद रखना होगा। राइट्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन है, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। मदर की रचना मैक्सिकम ग्राकी को जाता है, इसकी भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक टास्टिको था। ठीक है, मतलब क्रांति हमेशा रहेगी, क्रांति हमेशा रहेगी, मतलब क्रांति हमेशा होती रहेगी, इसके लिए सरकार बनाना होगा। इसका प्रवर्तक टास्टिको था। टास्टिको ने रूस में सरकार बनाया। अब बोला कि सरकार के विरुद्ध, मतलब सामाजिक गुट के खिलाफ में लोग षड्यंत्र करके इसको दाबने का प्रयास करेंगे, अतः इसको हमेशा रहना होगा, क्रांतिकारी हमेशा चलती रहेगी। अस्थायी क्रांति का सिद्धांत टास्टिको के द्वारा दिया गया था, जिसमें यही बात बोला गया था। नेक्स्ट देते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो, कोई आवश्यकता आपको नहीं है, युद्ध का अंत करो क्योंकि रूस को पराजय हो रही है, रूस हटो यहाँ से, ऐसी बात करके क्रांतिकारी किए थे। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी फ्रेडरिक एंजल थे, ये बात आप लोग को बता दी। इंग्लैंड के निवासी थे, धनी व्यापारी थे। औद्योगिक क्रांति, यहाँ से हम लोग को जानना है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति में क्या देखना है, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। मोस्ट में भी है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेश के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थे। कई देशों में इंग्लैंड का शासन चलता था, कई उपनिवेश थे, कच्चे माल भी आ जाता था, बाजार भी उसके पास अवेलेबल था, इसी और तकनीक भी था, इसीलिए औद्योगिक क्रांति कहाँ पे हुई, इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुआ, ये भी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकडम नामक व्यक्ति ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली, कोई आपको आवश्यकता नहीं है इसकी। 1961 ईस्वी में ब्रिडेल नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वारसेल तक नहर बनाया था, कोई आपको आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। 1914 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंस
ने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन रॉकेट बनाया था। इसका भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद रखना है जेम्स वाट ने भाप इंजन की खोज की थी बस। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व था, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से कुछ चीज़ याद करना है जिसमें आपको सबसे पहले सेफ्टी लैंप याद करना है। हेम्फ्री डेवी द्वारा इसकी खोज की गई थी। सेफ्टी लैंप जो होता है खान में जाया जाता है, खान में कोयले खान में मीथेन गैस होते हैं। ठीक है, पहले आपको मसाल लेके जाए जाते थे लोग, तो इसमें आग लग जाता था, आग लग से कोयला में विस्फोट हो जाता था, लोगों की मृत्यु हो जाती थी। इसकी से बचने के लिए हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप बनाया, जिसको कोयले में ले के खदान में आप लेके जा सकते हैं, आग लगने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक, बस एक ही चीज़ वहाँ से याद करना है, बाकी सब आपके काम की चीज़ नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको औद्योगिक क्रांति हो गया। नेक्स्ट जो है आपको इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड की क्रांति जो है इसमें है, इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 में हुआ था, इसकी भी आपको आवश्यकता है नहीं। इंग्लैंड में गोरापुल क्रांति मोस्ट में भी आई। इंग्लैंड में गोरापुल क्रांति जो हुआ 1688 ईस्वी में हुआ, उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। आपको इतना याद रखना है कि इंग्लैंड में गोरापुल क्रांति कब हुई थी, 1668 ईस्वी में। गोरापुल क्रांति कहाँ हुई है, तो इंग्लैंड में। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 7 वर्षों तक 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला। ठीक है, इसका प्रभाव भारत में भी रहा, इसके प्रभाव से भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध हुए थे। ठीक, गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था, इसको पूछे की समझने की संभावना बहुत कम है। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर कर दिया। मतलब इंग्लैंड के जो जमींदार थे उन्होंने वहाँ के राजा को 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर कर दिया। इस अधिकार पत्र को मैग्नाटा कहा गया था। यह साधारण के अधिकार की घोषणा करता था। इसी समय से मैग्ना कार्टा आ रहा था, क्योंकि अधिकार कुछ मिले थे वहाँ के सामंतों को। ठीक है, राजा के पास जितने भी अधिकार थे उसमें से कुछ अधिकार सामंत लोगों को मिला था, और उसी अधिकार की घोषणा पत्र जब जिसको जारी किया गया था उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया। और तभी से विश्व में कोई भी घोषणा होते हैं जिसमें लोगों को अधिकार छूट मिलता है, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, उसको हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजा के शासनकाल की संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही, कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजा के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही, कोई आवश्यकता नहीं। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर्स वंश से था, कोई आपको आवश्यकता नहीं। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला, इसकी भी आपको कोई आवश्यकता नहीं। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई, कोई आवश्यकता नहीं है। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा गया और संसदीय समर्थकों को राउंड हेडर्स कहा गया, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, जितना था उतना हम आप लोग को बता दिए, उसी को याद कीजिए, बाकी सब फालतू चीज़ें हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। 100 वर्ष का युद्ध जो हुआ है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ है, याद रखिएगा आप लोग इस बात को। ठीक है, 100 वर्ष का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चले हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुआ आगे कब हुआ दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुआ वो आपको 1914 ईस्वी में हुआ, और चला कब तक, 1914 से लेकर 18 तक। ठीक है, ये जो है मोस्ट है प्रथम विश्व युद्ध, याद रखिएगा। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किसको मन में क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुआ। ठीक है, इसका तत्कालीन कारण क्या था, फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सोर्जो में आपको किन की हत्या किया गया था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सोर्जुआ में हत्या की गई थी। इसी हत्या का दोषी मानते हुए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। ठीक, मतलब तत्कालीन कारण जो था वो सोर्जुआ हत्याकांड, जिसमें फर्डिनेंड की हत्या हुई थी, जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे। ठीक, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण सोर्जुआ हत्याकांड। और सोर्जुआ जो थे, सोर्जुआ आपको कहाँ है, सर्बिया में है, इसीलिए ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया गया। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था, 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण सोर्जुआ हत्याकांड, इस बात को याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र में बांटा था। ठीक है, मित्र राष्ट्र जो भी थे शक्तिशाली राष्ट्र अभी आज के माने जाते हैं, उसमें आपको रूस हुआ, ब्रिटेन हुआ, अमेरिका हुआ। ठीक है, इटली इन्हीं के साथ प्रथम युद्ध में लड़ा था, लेकिन बाद में द्वितीय युद्ध में आपको ध्रुव राष्ट्र के साथ जर्मनी के साथ चला गया, और ध्रुव राष्ट्र में जो था जर्मनी था। ठीक, उसके बाद आपको तुर्की था। ठीक, ऑस्ट्रिया था, ये सब था। चलिए, ध्रुव राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया, इसमें शामिल देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, इटली। ठीक, इटली ध्रुव राष्ट्र में इटली नहीं है, यहाँ पे गलत लिखा है। ठीक है,
ध्रुवीय राष्ट्र में आपको क्या कहता है, बाकी सब देश है। इटली जो था मित्र राष्ट्रों के साथ था। द्वितीय युद्ध में इटली जो था ध्रुवीय राष्ट्रों के साथ चला गया। ठीक, यहाँ पे गलत बात लिखा है इसको। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त अमेरिका, रूस और फ्रांस शामिल था। ठीक, गुप्त संधियों की प्रणाली और यूरोप में गुटबंदी का जनक जो था बिस्मार्क था, जो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था। आज ही हम विश्व में इसको पढ़े हैं बिस्मार्क के बारे में। जर्मनी का एकीकरण इनके द्वारा किया गया था। गुप्त संधियों का जनक भी कहा जाता है। ठीक, चलिए यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध से, उसको हम बता दे रहे हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच त्रिकूट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ। त्रिकूट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा और अंततः 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। अपने स्टेटमेंट को काट रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि ध्रुवीय राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है कि ध्रुवीय राष्ट्रों के साथ आपको क्या था, इटली था। ठीक है, तो इटली मित्र राष्ट्रों के साथ था। इस लाइन को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। सर्बिया की गुप्त क्रांति संगठन काला हाथ था। इसको भी पूछने की संभावना बहुत कम रहती है। हाँ, ये लाइन पूछेगा। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1640 से 5 में हुआ था। ठीक है, और इसकी मध्यस्थता आपको रूजवेल्ट के द्वारा की गई थी। मोरक्को संगठन 1906 ईस्वी में पैदा हुआ था। कोई आवश्यकता नहीं है आपको। नेक्स्ट आता है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया। ठीक, 1914 में, और फ्रांस पर आपको 1914 में ही आक्रमण किया था। 1 और 3 अगस्त को रूस और फ्रांस पर आक्रमण किया। ठीक, इसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ, कौन, इसको जानने की जरूरत नहीं है। बस मित्र राष्ट्र में कौन थे, ध्रुवीय राष्ट्र में कौन थे, इतना जानना है आपको। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। इसको आपको याद रखना होगा। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 1917 ईस्वी में आपको शामिल हुआ था अमेरिका, इतना बात याद रखना है। अमेरिका क्यों शामिल हुआ उसको हम लोग जानते हैं। जर्मनी की एक बोट था जिसका नाम था यू बोट, उसने आपको इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबा दिया, जिसमें अमेरिकन नागरिक भी मारे गए, जिससे क्रोधित होकर अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। ठीक है, तो यू बोट के द्वारा लुसितानिया जो इंग्लैंड का जहाज था को डुबाने के बाद अमेरिका गुस्सा के इंग्लैंड के तरफ से युद्ध में शामिल हो गया। ठीक, जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया और जर्मनी तथा उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की, 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के सम्राट ने संपन्न कर दिया। बस कोई फायदा नहीं है। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हालैंड भागा, जिसको डच या नीदरलैंड आज के युग में कहते हैं। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथ में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसे 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। परशुभ युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, मतलब जर्मनी के युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध समाप्त हो गया। बाकी सब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। ठीक है, जो आपको ओसराय की संधि के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 27 देशों ने भाग लिया। ठीक है, लेकिन संधि के शर्त जो था वो निर्धारित 3 ही देश कर रहे थे, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, बस। इसीलिए जर्मनी पर यह संधि थोपी गई। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने भूमिका निभाई थी वो थे, बस इनके नाम याद करना है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय किस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन था। तो अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो, बस इतना ही बात याद रखना है। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई थी, बस वर्साई की संधि जर्मनी के साथ हुई थी। बाकी जो देश थे उनके साथ अलग अलग भी संधि हुई थी, जैसे सेवरिज की संधि तुर्की के साथ हुई और इस सेवरिज की संधि के तहत तुर्की के विभाजन किया गया था, जिसके बाद विश्व में खिलाफत आंदोलन शुरुआत हुई थी, जिसमें भारत भी एक था। संधि के साथ जर्मनी पर 1 लाख का जुर्माना लगा दिया गया। एक सेना जो था 1 लाख तक सीमित कर दिए गए। वायु सेना और पनडुब्बी रखने का अधिकार छीन लिए गए। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों में वापस में बांट लिए। देखिए कितना खराब काम किया गया। ठीक है, इसके बाद जर्मनी में धीरे धीरे आक्रोश बढ़ेगा और हिटलर के नेतृत्व में वो आगे बढ़ेगा। युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी ने 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई थी। देखिए कितना बड़ा राशि है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण प्रथम विश्व युद्ध में ही हो गया था। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था राष्ट्रसंघ की स्थापना, जिसमें राष्ट्रसंघ की स्थापना वुडरो विल्सन के द्वारा की गई थी।
ठीक है। उन्होंने वुडरो विल्सन ने आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राष्ट्रसंघ की संयुक्त राष्ट्रसंघ नहीं, राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में हुई थी, ठीक। इसके बाद इसका पतन हो गया, तब संयुक्त राष्ट्रसंघ आया थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली विस्तार की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का ही बीजारोपण था। इतना आप लोगों को बता दिए। नेक्स्ट हम आते हैं चीन की क्रांति। चीन की क्रांति जो है वो मंचू राजवंश का पतन 1911 में हुआ था। इसकी जानने की आवश्यकता नहीं है। चीन की क्रांति के नायक कौन था, इसको जानिए। sun Yat-sen। 1911 में चीन की क्रांति हुई थी, जिसके नायक कौन थे, sun Yat-sen। 1905 में sun Yat-sen ने तुंगमेंग दल की स्थापना की थी, इसको याद रखिएगा। तुंगमेंग दल की स्थापना sun Yat-sen के द्वारा किया था, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 को sun Yat-sen को अपनी सरकार का अध्यक्ष बनाया था। इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। sun Yat-sen चीनी क्रांति से जुड़े थे, 1911 में चीन की क्रांति के नायक थे और 1905 ईस्वी में इन्होंने तुंगमेंग दल का गठन किया था। बस इतना ही आप लोग को जानना है, बाकी सब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम आते हैं आगे। कोविनेड लिंग सोसाइटी का संस्थापक sun Yat-sen को माना जाता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 1911 में क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई थी, हाँ इसको याद रखिएगा, ठीक है। यही गणतंत्र को माओ तुंग ने हटा के अपना साम्यवादी क्रांति लाया और एक गणतंत्र जो शासन करते थे वो आ गया फॉर्मोसा द्वीप पर, जो आज हम लोग क्या कहते थे, ताइवान के नाम से जानते हैं, ठीक है। युआन सिंह काई के समर्थक में sun Yat-sen ने अपना नेतृत्व वापस ले ली, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है आपको। 1912 में sun Yat-sen ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की, ये इंपॉर्टेंट है। उधर जो था तुंगमेंग दल का गठन किया था sun Yat-sen ने, फिर कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकल बोरोदिन को आमंत्रित किया था, कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। डॉक्टर sun Yat-sen ने अपना सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन को चुना था, कोई आवश्यकता नहीं है आपको इसकी। डॉक्टर sun Yat-sen के 3 सिद्धांत थे, राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय, कोई आवश्यकता नहीं है आपको। डॉक्टर sun Yat-sen को चीन का राष्ट्रपिता भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं तांग वंश। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्ष तक 7वीं से 9वीं सदी तक चला। इसकी राजधानी सियांग दुनिया का सबसे बड़े नगरों में एक था। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। कहने का मतलब है यहाँ पे एक ही निचोड़ निकल रहा है, ये सब फालतू चीज़ है। हाँ, सिविल सेवा का जनक किस देश को माना जाता है, मतलब परीक्षा के द्वारा नौकरी किस देश के द्वारा प्रथम बार शुरू की गई थी, चीन के द्वारा। सिविल सेवा जो अभी वर्तमान में हम लोग आपको भारतीय सिविल सेवा कहते हैं, उसी तरह से चीन में सिविल सेवा शुरुआत की गई थी, ठीक। सबसे पहले विश्व में चीन में ही सिविल सेवा का गठन किया गया था, ठीक। बस sun Yat-sen की मृत्यु 1925 में हो गई थी, इसको याद रखना है आपको। डॉक्टर sun Yat-sen की मृत्यु के बाद चांग काई शेक ने 1926 में कुओमिंतांग पार्टी के नेतृत्व संभाला, इसको आवश्यकता नहीं है। चांग काई शेक का नाम याद रखिएगा, आगे इंपॉर्टेंट हो गया। 1927 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी ने समाजवादी लिंग और 1927 में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हो गए। देख रहे हैं, समाजवादी लोग अलग हो जाएंगे और यही समाजवादी लोग होंगे लोकतंत्र को हटा कर साम्यवाद का शासन लाएंगे। चीन में गृहयुद्ध 1928 से शुरू हुआ, जैसे ही अलग हो गए वैसे ही आपको कुओमिंतांग पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग आपस में भिड़ेंगे, गृहयुद्ध करेंगे। 1925 को हुआन के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व मांग तुंग ने किया था, ठीक है। मांग तुंग का जन्म 1893 ईस्वी में हुआन में हुआ था। यही मांग तुंग जो होगा चीन में साम्यवादी क्रांति का जनक कहलाएगा। चांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली, कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। माओ तुंग का नाम याद रखिए, आगे काम करेगा। चांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फॉर्मोसा में की। हाँ, 1949 ईस्वी में जब चीन की क्रांति हुई थी तो लोकतांत्रिक लोगों को खदेड़ दिया गया था चीन में, इनकी पराजय हुई थी, जिसका नेतृत्व चांग काई शेक के द्वारा किया जा रहा था। ये लोकतांत्रिक विचारधारा के थे, इनकी हार हुई थी। तो ये एक छोटा सा द्वीप है चीन के नीचे हिंद महासागर में, यहाँ पे फॉर्मोसा द्वीप, उस पर अपना शासन चलाया, जिसको आज हम लोग ताइवान के नाम से जानते हैं, ठीक। ताइवान जो है चीन का ही पार्ट है, लेकिन विश्व के द्वारा इसको अलग देश की घोषणा की गई है, इसको अलग देश की मान्यता दी गई है, लेकिन चीन इसकी मान्यता नहीं देता है, ठीक है, समझे, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मांग तुंग जीते और यहाँ चांग काई शेक के द्वारा शासन चलाया गया, ठीक। चांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फॉर्मोसा में की थी, जिसको ताइवान के नाम से आज जानते हैं हम लोग। साम्यवादियों के दमन करने के लिए चांग काई शेक ने बोलूसर्ट आतंकवादी दल का गठन किया था, कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। माओ तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई थी। मस्ट भी है जनवादी गणराज्य
या सामाजिक गणराज्य की स्थापना चीन में किसके नेतृत्व में की गई थी? तो माओ तुंग के नेतृत्व में। कब? 1949 ईस्वी में। चीन सामाजिक गठबंधन का प्रथम अध्यक्ष माओ तुंग था। मस्ट में चीन जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। इसी के द्वारा पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर भी की गई थी। ठीक, चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुआन थी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं आपको। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई थी। मोस्ट लाइन, चीन के द्वारा द्वार खोलने का निर्णय ब्रिटेन को दिया जाता है। मतलब चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। पहले चीन एक बंद अर्थव्यवस्था था, ठीक, लेकिन ब्रिटेन इसमें व्यापार करना शुरू किया। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे है, कोई गलत नहीं आपको। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता है। पहले जाना जाता था, अब नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक, एशिया का मरीज चीन को जानते हैं। उसी तरह से यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में है। मस्ट में भी है। ठीक, चलिए तुर्की 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 जो है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की वर्तमान में एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है, याद रखिएगा। तुर्की जो है जिस तरह से आपको रूस एशिया यूरोप में पड़ता है, उसी तरह से तुर्की भी एशिया यूरोप दोनों में पड़ता है। ठीक, युवा तुर्क पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया गया था। मतलब विश्व में, पूरा विश्व में इस्लाम धर्म की स्थापना हो, इसकी नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया। अब्दुल हमीद द्वितीय को ने दिया था। कोई आपको आवश्यकता यहाँ नहीं है। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। कोई आवश्यकता नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेवरिज की संधि हुई थी। सेवरिज की संधि के द्वारा ही आपको तुर्की को बांट दिया गया। तुर्की से आपको खलीफा पद समाप्त कर दिए गए थे। ऐसी बात की गई थी, जिसके बाद में पूरा विश्व में अबू खलीफा आंदोलन हुए थे। ठीक, मुस्ताफ कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। ठीक, आधुनिक तुर्की के निर्माता मुस्ताफ कमाल पाशा को जाता। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, इसे अतातुर्क, तुर्कों का पिता के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक, याद रखिएगा इस लाइन को। चलिए नेक्स्ट है, मुस्ताफ कमाल पाशा का औपचारिक जन्म तिथि 19 मई 1881 में सेलेनिका में हुआ था। इसके पिता का नाम अली राजा था। कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। तुर्की की एकता और प्रगति समिति का गठन 1989 ईस्वी में की गई थी। कोई आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम दोस्त। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया था। कोई आवश्यकता नहीं है। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गलीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। इसके बाद 1919 में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिए थे। कोई आवश्यकता नहीं इसकी। ठीक है, 1919 में अखिल तुर्की कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्ताफ कमाल पाशा ने की थी। कोई आवश्यकता नहीं है। 1923 में तुर्की एवं यूनान के बीच में लुजोन की संधि हुई। कोई आवश्यकता आपको नहीं है। और 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणराज्य की स्थापना हुई थी। इसको याद रखिएगा, मतलब नहीं पूछेगा जाएंगे, छोड़िए। ठीक है, कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त किया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1924 ईस्वी को तुर्की में नए संविधान की घोषणा की गई। याद रख सकते हैं। तुर्की में नए गणराज्य का राष्ट्रपति मुस्ताफ कमाल पाशा बना। इसको याद रख सकते हैं। रिपब्लिक पीपुल पार्टी का संस्थापक मुस्ताफ कमाल पाशा है। इसको याद रख सकते हैं। मुस्ताफ कमाल पाशा द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। 1932 में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना। 1933 ईस्वी में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू करना। और भारत में आपको पंचवर्षीय योजना जो है रूस से प्रेरित है। रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है उसको कौन शुरू किया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके जवाब दीजिए। रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टालिन के द्वारा शुरू किया गया था। हम बता दिए 1928 में। ठीक, 1934 में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना किया गया। 24 में इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन, यही कैलेंडर जो है विश्व में प्रचलित है, जिसको हम लोग अपनाते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर कहते हैं, उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ठीक, इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनिया था। ये बात आप लोग जान लीजिए, याद रखिए। इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनिया था। कुस्तुनिया का युद्ध 1533 में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। जिसके बाद ही आपको यूरोप और अरब कुस्तुनिया पर यूरोप का कब्जा हो गया। उसके बाद यूरोप धीरे धीरे यूरोप लोग आगे बढ़ने लगे। ठीक, कमाल पाशा की मृत्यु 1938 में हो गई थी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
25 नवंबर 1925 को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध कर दिया गया था। इसको छोड़िए, नत याद रखिए। चलिए, इटली में फासिस्ट का युद्ध है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। इटली में फासिस्ट का युद्ध, जर्मनी में नाजीवाद का उदय और आपको द्वितीय विश्व युद्ध, जापानी साम्राज्यवाद और द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद हमारा लुसेंट का विश्व इतिहास खत्म हो जाएगा। एक और वीडियो बनेगा 15-20 मिनट का, ठीक, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम रोकते हैं। आप लोग को वीडियो में सिर्फ हमारा बताने का यही उद्देश्य है कि क्या याद करें, जिससे हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। यहाँ पे समझाएंगे कुछ नहीं, ठीक, ज़्यादा यहाँ पे जानना की आवश्यकता नहीं। 1-2 पॉइंट आपको याद करना है, उसको आप लोग जान लीजिए, याद कीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लीजिएगा। क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। फालतू के फेर में विश्व इतिहास में लटे रहिएगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, नमस्कार।